नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। क्या इस साल बारिश जो है सिर्फ खेतों की चिंता बढ़ाएगी या आपकी जेब पर भी असर डालेगी? देश में अल नीनो का खतरा मंडरा रहा है। सरकार ने 9 से 10 राज्यों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। किसानों को बचाने के लिए खाद, बीज और अनाज का बड़ा इंतजाम किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ मुंबई जैसे महानगरों में पानी बचाने को लेकर जो है सख्ती बढ़ गई। आखिर क्यों सरकार खेती से लेकर जल संकट तक हर मोर्चे पर तैयारी में जुट गई? क्या कमजोर मानसून, महंगाई, फसल के उत्पादन और पानी की उपलब्धता पर बड़ा असर डाल सकता है? समझेंगे पूरी कहानी। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले पानी के संकट को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद ऑनलाइन शेयर इन्वेस्टमेंट के नाम पर हो रहे बड़े घोटाले का पर्दाफाश करेंगे और अंतिम में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और कंपनी एफडी में क्यों बढ़ रही है हलचल, इसको भी करेंगे डिकोड। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंटर की शुरुआत। मॉनसून आने से पहले ही देश में चिंता बढ़ गई। मौसम विभाग ने अल नीनो का खतरा जताया है, जिससे कई राज्यों में बारिश कम हो सकती है। इसी वजह से केंद्र सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। किसानों के लिए खाद, बीज और अनाज का जो है इंतजाम किया जा रहा है, जबकि कुछ राज्यों में फसलों को बचाने के लिए विशेष योजनाएं जो हैं बनाई जा रही है। दूसरी ओर मुंबई जैसे बड़े शहरों में पानी की कमी का खतरा देखते हुए पानी बचाने पर जोर दिया जा रहा है। आखिर अल नीनो कितना बड़ा खतरा है और इसका असर खेती, महंगाई और आम लोगों की जिंदगी पर कैसे पड़ सकता है? आइए आसान भाषा में जो है प्रवीण सर से समझने की कोशिश करते हैं। सर, कुछ दिन पहले ही हम लोग मानसून के प्रेडिक्शन को लेकर जो है कहानी करते रहते थे। मनी सेंट्रल में भी इस बात को समझने की कोशिश की थी। कहा गया था कि इस बार अनुमान से थोड़े कम रह सकते हैं। स्काईमेट का भी अनुमान हम लोगों ने देखा, IMD का भी अनुमान देखा। ये नया फैक्टर जो अल नीनो है, और आप जो न्यूज़ रूम में मेरे से चर्चा कर रहे थे, बड़ा अच्छा पिक्चोरियल ग्राफिक से आप समझा रहे थे कि देखिए विशाल, ऑस्ट्रेलिया से ये चीज़ें आ रही हैं और साउथ इंडिया से लेकर अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक को जो है चिंता में ये ला सकता है। क्या है पूरी कहानी? ओवर टू यू। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अल नीनो इस साल आएगा, ये भविष्यवाणी तो पहले ही हो गई थी, उसका पैटर्न बनने लगा था और तभी इस बात की भी आशंका आने लगी थी कि भारत में मानसून कमज़ोर रहेगा जी। अब दो चीज़ें बड़ी हुई हैं ताज़ा, जिसकी वजह से आज हम इस विषय पर चर्चा भी विशाल कर रहे हैं। पहली चीज़ है, ऑस्ट्रेलिया का जो मौसम विभाग है, उसने ये बात कही है कि इस बार जो अल नीनो डेवलप हो चुका है वो 7 दशकों का सबसे बड़ा अल नीनो साबित होगा और इससे भयंकर जो है वो आप समझिए कि बारिश की कमी, उसमें आपका इंडोनेशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत हो गया और फिर आगे के अफ्रीका के पार्ट्स हो गए और तमाम दुनिया के इलाके हो गए जिनमें मानसून की बारिश जो है, ख़ासतौर पर अगर हम भारत की बात करें तो साउथ जो वेस्ट मानसून है उसको पूरा का पूरा ये हैम्पर कर सकता है। एक बड़ी चिंता ये पैदा हुई। इसकी वजह से चूंकि सरकार के कान में तो पहले से ये बात थी कि साहब क्या इंतजाम करने हैं। अब कृषि विभाग जो है या कृषि मंत्रालय जो है, उसने एक साफ तौर पे अब इस चीज़ को लेकर स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दी है। सरकार ने ये कह दिया है कि साहब 12 जो राज्य हैं देश के, वो इस अल नीनो की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। एक बात, 12 राज्यों के 326 जिले, वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ सकता है। तो सरकार की तरफ से अब एक कंटिंजेंसी प्लान बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। जिलाधिकारियों और जो तमाम जो कृषि वैज्ञानिकों और उनसे जुड़ी जो जिला स्तर पर दरअसल अब सरकार इसकी तैयारियां करना चाहती है। और जिस तरह की जलाशयों की स्थिति है, पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो इसी वक्त जो है वो जलाशयों में लगभग 8%, जो 166 जो बड़े जलाशय हैं देश के, उनमें पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो 8% कम पानी इस बार है। तो पूरा जितना खरीफ का, और चूंकि ये पूरे की पूरी घटना सेकंड हाफ में होगी, यानी इस साल के जो दूसरा जो छमाही है, इसमें ये पूरा अल नीनो का इफेक्ट आएगा। इसमें आपके जून, जुलाई, अगस्त और आपका सितंबर, 30 सितंबर तक आपका 30 मई से मानसून का भारत में साइकिल शुरू होता है और 30 सितंबर तक भारत में चूंकि चलता है। तो ये जो 4 महीने हैं, ये दरअसल पूरे के पूरे इस अल नीनो की गिरफ्त में आने वाले हैं। और इस वजह से पूरी जो खरीफ की फसलें हैं विशाल, उनको लेकर एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है। चलिए, अब सरकार की जो रणनीति क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। हर जिले के लिए अलग कंटिंजेंसी जो है प्लान वो तैयार किया जाएगा। कम पानी वाली फसलों जो हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। वैकल्पिक जो है वो फसलों
को जो है अपनाने की जो है सलाह दी जा रही है सर, और जल संरक्षण और जो है नमी के संरक्षण पर जो है जोर रहेगा। किसानों को समय समय पर सलाह दी जाएगी और अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो उनको जो है टेक्नोलॉजी का भी जो है वो सपोर्ट दिया जा सकता है। लेकिन सर अगला प्रश्न आपसे मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर गाँव में स्थिति थोड़ी अगर डमाडोल हुई, वहाँ जो अभी तक समझा जा रहा था कि अगर जो पॉलिटिकल टेंशन्स थे और तमाम तरह की जो चीज़ें थी, उससे कहा गया कि जो है शहरों का जो कंजम्पशन है वो थोड़ा सा स्थिर हो गया, थमता हुआ नज़र आया था, लोग कम खर्च कर रहे थे, आउट ऑफ द वे सोच रहे थे कि नहीं भाई ऐसा मूड माहौल है, कम पैसा खर्च करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अब तक की स्थिति ये थी कि वहाँ के लोग अच्छे खासे जो है खर्च करते हुए नज़र आ रहे थे और वही लोग जो थे वो थामे हुए थे इकॉनमी को। लेकिन अगर ये इल इफेक्ट्स आता हुआ दिखेगा तो सबसे पहला सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि वहाँ रूरल जो कंजम्पशन है वो कितना हैम्पर होगा, किसानों की आमदनी कितनी इफेक्ट होगी, फिर वो तमाम जो साइकिल है, जो सवालों का, ट्रैक्टर की बिक्री कम होना, खाद बीज तमाम तरह की चीज़ें, उनको समझाइए आप। नहीं, बिल्कुल देखिए, पूरी की पूरी रूरल इकॉनमी दरअसल उसका एक बड़ा हिस्सा आपका खरीफ की फसलों की साइकिल पर टिका होता है विशाल। और इसीलिए आप जब इस बात पर अगर आप गौर करें कि दिवाली का जब त्यौहार आता है तो वो आपकी खरीफ की फसलों की कटाई के दरअसल बाद का त्यौहार है। इसीलिए किसानों की जेब में पैसे होते हैं और इसीलिए चूंकि भारत बड़े तौर पर एक एग्रेनियन जो है वो सोसाइटी है, देश है, आपकी देश की सालाना जो बिक्री है, चाहे एफएमसीजी कंपनियां हों, चाहे ऑटो कंपनियां हों, चाहे जितनी भी कंपनियां हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा आपको सिर्फ और सिर्फ दिवाली की सेल्स में दिखाई देता है। अब अगर अल नीनो के इफ़ेक्ट होते हैं जैसा बताया जा रहा है, अगर सूखे जैसे हालात हुए मान लीजिए, सीधा असर इसका ये होगा कि किसानों को फसलों का उत्पादन कम हो सकता है। उत्पादन कम होगा तो जाहिर तौर पर कमाई भी कम होगी और अगर कमाई कम हुई तो इसका सीधा असर चाहे एफएमसीजी कंपनियां हैं, चाहे बाइक्स की और एंट्री लेवल की कारें हो गई, या फिर आप जैसे ट्रैक्टर बता रहे हैं, इन सब की बिक्री पर असर पड़ सकता है। सरकार को जो योजनाएं चलानी पड़ रही विशाल, उन योजनाओं पर सरकार को और पैसा लगाना पड़ सकता है। और एक और बड़ी बात यह है कि अभी जैसे तैसे एक बड़ा संकट जो 28 फरवरी को शुरू हुआ था मिडिल ईस्ट की लड़ाई का, वो अब इस 19 तारीख को आपका फ्राइडे को ख़त्म होने के उसकी एक मोटे तौर पर एक उम्मीद बन गई है कि साहब 19 तारीख को दस्तखत होंगे, ईरान और अमेरिका की बीच एक युद्ध विराम का समझौता लागू होगा। और सरकार के लिए थोड़ी सी राहत की बात थी कि चलिए कम से कम जो ऑयल सप्लाई की दिक्कत थी, जो फर्टिलाइजर्स के लिए दिक्कतें थी, वो सब एक संकट दूर हो रहा। लेकिन एक संकट आपका खत्म हो रहा और एक नया संकट यहाँ पर विशाल डेवलप होता हुआ। सर एक दो सवाल और है मेरे मन में। एक तो जो 80 करोड़ लोगों को जो मोदी सरकार जो है खाद्यान्न और तमाम तरह की जो सपोर्ट है वो दे रही है, वो क्या हम पर होगा? दूसरा सवाल ये सर कि जो हम और आप और देश की जो जनता जितने भी जो है फूड स्टेपल्स खरीदती है, यानी मान लीजिए जो शॉपिंग करते हैं, गेहूं हो गया, चावल हो गया, दलहन हो गया, इन सब की कीमतों में बेतहाशा तेज़ी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल तेज़ी देखने को मिलेगी आपको। दलहन हो गए, तिलहन हो गए, जो आपके ऑयल सीड्स हो गए, आप जो तेल की कीमतें, अगर खाद्य तेल की हम बात करें, वो ऑलरेडी अपने महंगाई ऑलरेडी बनी हुई है। और जो मिडिल ईस्ट की क्राइसिस थी उसकी वजह से एक बात बार बार ये आ रही थी कि साहब इम्पोर्टेड जो इन्फ्लेशन है वो भारत को परेशान कर सकता है। अब अगर अल नीनो की वजह से फसलों का उत्पादन कम होता है, और देखिए गेहूं की कीमतें ऑलरेडी बढ़ गई हैं जी, आपकी नई क्रॉप आई हुई है अभी कटाई होकर, इसके बावजूद अभी गेहूं महंगा हो रहा है। लेकिन आप जैसे जैसे साल में आगे बढ़ेंगे, न सिर्फ गेहूं बल्कि जब धान आएगा, नया क्रॉप आएगी, जब धान की अगर उत्पादन कम हुआ तो सरकार के लिए भी दिक्कत होगी, क्योंकि उसको स्टॉक बफर तैयार करना है एक अपने लिए, चाहे गरीबों में बांटने का बात हो जो 80 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, या बाकी देश के लिए जो सरकार खरीदती है, प्रोक्योरमेंट करती है गेहूं का, धान का, तो यहाँ पर भी दिक्कतें आ सकती हैं। और महंगाई का होना, खास तौर पर जो खाद्य महंगाई का होना है, वो निश्चित तौर पर यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सर व्हाट अबाउट बफर स्टॉक्स और जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस पर भी सरकार लगाम लगाएगी? जो खाद्यान्न हम लोग ज़्यादा उत्पादन करते थे, अगर देखिए इसमें अच्छी स्थिति एक ये है कि पिछले साल का जो क्रॉप जो प्रोडक्शन है वो पिछले साल मानसून अच्छा रहा था, सामान्य से बेहतर मानसून रहा था, और इस वजह से प्रोडक्शन
बहुत अच्छा हुआ देश में। ये फ़ायदा हमको इस साल मिल सकता है कि जो ऑलरेडी सरकार के पास बफर स्टॉक पड़ा जी। हुआ है, सरकार उसका इस्तेमाल कर सकती है। उसकी उसकी वजह से ओपन मार्केट में गेहूं की बिक्री हो या आपकी चावल की बिक्री हो, उसके जरिए प्राइसेस को कंट्रोल में करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन एक्सपोर्ट पर रोक लगाने जैसी पाबंदियां भी हो सकता है सरकार को साल के अंत के आसपास लगानी पड़ जाएं। दो आंकड़े आए सर, सीपीआई के आंकड़े आए और डब्ल्यूपीआई के बिल्कुल। जहाँ तक मुझे याद है 9.68 ऑल टाइम हाई के आसपास है। इसी के साथ मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि आरबीआई की एमपीसी जो अब आने वाले कुछ महीनों में होगी सर, बिल्कुल। उसमें जो रेट पॉज का जो एक दौर हम लोग देख रहे हैं, तो क्या अब उसमें रेट हाइक होगा या रेट कट होगा, उसका क्या सरोकार होगा, अगर ब्याज दरें बढ़ेंगी या कम होंगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर आप रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें, सीपीआई की बात करें, तो तकरीबन 4% पर पहुंच गई। 3.93% पर मई का जो रिटेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया जी। वो आया, और 9% के आसपास आपका होलसेल इन्फ्लेशन का। यहाँ से अगर महंगाई और बढ़ती है, लेकिन एक राहत इस चीज़ की है कि हो सकता है जो मिडिल ईस्ट की क्राइसिस ख़त्म हुई है क्रूड उससे ऑयल। थोड़ा सा आराम मिले। लेकिन वो चीज़ें, जैसा बहुत सारे एनालिस्ट इस बात को बार बार कह रहे हैं कि साहब इसमें वक्त लगेगा, सप्लाई लाइंस खुलने में, चीज़ें जैसी दुरुस्त 28 होने में। फरवरी से पहले के हालात होने में वक्त लग सकता है। तो महंगाई यहाँ पर जून के नंबर क्या आते हैं या जुलाई के नंबर क्या आते हैं, आरबीआई और सरकार दोनों की नज़र इस बात पर होगी, क्योंकि अगस्त में अब अगली मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होगी। जी। मुझे ये लगता है कि सरकार अगले 1-2 महीने या रिजर्व बैंक अगले 1-2 महीने के नंबर और देखना चाहेगा, और आरबीआई ने ऑलरेडी जब जून की मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू किया था, उसमें पहले ही आपके महंगाई के जो अनुमान है, इस साल का आउटलुक है, उसको पहले ही बढ़ा दिया विशाल। तो क्या सर, महंगाई के आउटलुक को तो बढ़ाया गया, तो क्या ग्रोथ के अनुमान को भी घटाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ग्रोथ के अनुमान को तो जून में घटा चुकी है, घटा लेकिन चुका आगे RBI। आने वाले समय में अगर स्थितियां इस तरह की रही, वैसे तो अब चूंकि सबसे बड़ा जो अनसर्टेनिटी थी भारत के वो सामने, टल गया। वो खत्म हो गई। तो हो सकता है कि अब जो नंबर हैं 6.6% का जो ग्रोथ का नंबर है, हो सकता है रिजर्व बैंक अब इस पर कायम रहे कि ठीक है, यहाँ पर अभी चूंकि एक बड़ा संकट टला है, तो भारत अपना रिवाइव कर सकता है ग्रोथ को एक बार। चलिए सर, एक अंतिम सवाल, मुंबई को लेकर एक सवाल आ रहा है सर, वहाँ पानी का संकट हो गया है। कहा गया है कि पाइप से अगर आप गाड़ी धोइएगा तो उसके लिए आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, सार्वजनिक जो है जगहों पर पानी की बर्बादी जो है उसको रोका गया है, और गैर जरूरी उपयोग में पानी का अगर खर्च बढ़ता हुआ नजर आएगा तो उसके लिए भी आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आ गई सर, आपसे हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, जिस शहर के सामने समुद्र हो, पानी का एकदम मतलब कोई कमी ना हो सर, हालांकि खारा पानी है, वहाँ ऐसे संकट को कैसे देखा जाए और क्यों इतनी चिंता मुंबई को लेकर है? नहीं, बृहन मुंबई जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसने इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जो सेक्टर है उसको पानी की सप्लाई में 20% की कटौती कर दी है, और ये बड़ा फैसला है विशाल। इस वजह से भी है क्योंकि बीएमसी का कहना ये है कि जो जो लेक्स हैं, जी। जो झीलें हैं जिनके जरिए मुंबई में पानी की सप्लाई होती है, उनमें वाटर लेवल आपका 10.35% पर पहुंच गया है, इतने लो लेवल पर, जबकि ये सीज़न वो सीज़न है जो मानसून पीक में होता है, और हम बार बार जब देखते हैं तो मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश वाले ही हम लोगों को विजुअल्स देखने को मिलते हैं। विजुअल्स देखने को मिलते हैं। ऐसे हालात में जो एक तरह से कहा जाए कि वाटर रिच कोस्टल एरिया वाला मुंबई में अगर एक नगर पालिका को, नगर निगम को अगर पानी की सप्लाई में कटौती करनी पड़ती है, तो आप इसको ये मानकर चल सकते हैं कि ये जो स्थितियां हैं वो कितनी गंभीर शक्ल ले रही हैं। तो सर और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये अल नीनो की वजह से वीक मानसून है विशाल। सर, तो क्या ये ड्रॉट जैसी सिचुएशन मुंबई को में देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, तो क्या ये और राज्यों में ये चीज़ें देखने को मिल सकती है, ड्रॉट की कंडीशन? नहीं, 12 स्टेट्स जिनको सरकार खुद बता रही है, 12 राज्य और 326 जिले, जहाँ पर हालात, जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जिनमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है, कर्नाटक भी शामिल है। यूजुअली साउथ के बहुत सारे अगर आप स्टेट्स को देखेंगे, वहाँ बारिश अच्छी होती है जी। जब आपका दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। और मुंबई का भी है, ये केरल के बाद मानसून का अगर आप देखेंगे तो पहला पड़ाव एक तरह से महाराष्ट्र मुंबई रहता है, जहाँ पर अच्छी खासी बारिश होती है और पता चलता है कि साहब
मानसून का आगमन हो गया। वहाँ अगर आपको इस वक्त अगर बीएमसी को सप्लाई कट करनी पड़ रही है इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए, कमर्शियल यूनिट्स के लिए, तो ये भी बताता है कि क्या यहाँ पर फिर आउटपुट में भी कमी आ सकती है, जो प्रोडक्शन है क्या वहाँ पर भी एक हमको डेंट लगता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन निवेश के नाम पर चल रहे एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें लोगों को शेयर और आईपीओ में तगड़े मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी की गई। मामला इतना बड़ा निकला कि ईडी को देश के कई शहरों में छापेमारी करनी पड़ी और 129 बैंक खातों में जमा 18.4 करोड़ रुपए फ्रीज करने पड़े। आखिर ठग लोगों को कैसे अपने जाल में फंसाते थे, पैसा कहाँ जाता था और निवेशकों को इससे क्या सबक लेना चाहिए, आइए प्रवीण सर से पूरे मुद्दे को जो है समझने की कोशिश करते हैं। सर आए दिन हम लोग तो देखते ही रहते हैं, हम लोग को भी इनफैक्ट ये आता रहता है मैसेज टेलीग्राम के जरिए कि रातों रात एक मल्टी बैगर शेयर है, इसमें पैसा लगा दीजिए, इस फला आदमी ने इतना पैसा लगा दिया, आप भी लगा दीजिए, रात दिन कुछ मत देखिए और आपको है करोड़पति बना दिया जाएगा। ऐसा ही स्कैम हुआ है फिर से, 18 करोड़ रुपए जो है जब्त किए गए हैं, फ्रीज किए गए हैं। नहीं, बिल्कुल ईडी ने कई जगहों पर छापेमारी की है, बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डिवाइसेस को सीज किया है और उसमें बड़ी 2-3 चीज़ें जो हैं वो, एक जो आप बात बता रहे हैं कि 129 जो हैं वो बैंक खातों को यहाँ फ्रीज कर दिया गया है, सीज कर दिया गया है और इनमें 18 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है वो रकम जो है उसको भी सीज कर लिया गया है। तो बड़ी चीज़ एक ये है। दूसरी इसमें बड़ी चीज़ जो जैसा आप बता रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए, और ये कहानी पुरानी है विशाल जी। सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए और तमाम जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं उनके जरिए लोगों को टारगेट करना, संभावित जो कस्टमर हो सकते हैं या इन्वेस्टर हो सकते हैं उनको आकर्षित करना कि साहब आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आइए और हम आपको लंबा चौड़ा रिटर्न देंगे, आईपीओ में आप पैसा लगाइए, वहाँ से आपको ज़बरदस्त रिटर्न मिलेंगे। और ये लोग जब वहाँ जाकर पैसा लगाते हैं तो उनको उनके प्लेटफॉर्म पर, जैसा क्रिप्टो में हुआ था कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि साहब मुझे तो फलां कंपनी में जो मेरा स्टॉक खरीदा मैंने वहाँ ज़बरदस्त 100% 90% प्रॉफिट हो गया। और जब आप उसको विड्रॉ करने जाएं, इस केस की मैं बात बता रहा हूँ, तो जब आप विड्रॉ करने जाएं तो आप विड्रॉ कर नहीं पाएँ उसको पैसे को, और फिर ये कहा गया कि आपको बहुत सारे टैक्सेस और दूसरी फॉर्मेलिटीज़ के लिए पैसा देना है। ये पैसा जब दिया गया तो वो पैसा कहीं कहीं दूसरी जगहों पर रूट कर दिया गया। और इसमें एक जो इस पूरा फ्रॉड का जो साइकिल चला, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कई पेमेंट गेटवेज जो हैं, छः पेमेंट गेटवे हैं, उनका भी नाम आ रहा, उनको भी शक के दायरे में उनको भी रखा गया विशाल। ओके, तो चलिए सर पैसा, और इनके जरिए मनी रूट करने का और मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा सीधा जो है वो आशंका जताई जा रही है। चलिए ईडी की जांच में क्या क्या खुलासा हुआ ये भी हम समझ लेते हैं। ठगी से जुटाया गया पैसा सीधे आरोपियों तक नहीं पहुंचता था, पहले इसे जो है कई म्यूल अकाउंट्स में जो है भेजा जाता था सर, फिर अलग अलग कंपनियों और खातों में के जरिए जो है पैसे को रोटेट कराया जाता था। इसके बाद पेमेंट गेटवे के माध्यम से रकम जो है आगे ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। और किन कंपनियों पर जो कार्रवाई हुए वो भी आप जान लीजिए। पे एक्स डिजिटल पेमेंट, स्मूथ पे डिजिटल, किन्सन बिजनेस सॉल्यूशंस, सेफेक्स पे टेक्नोलॉजीज, अब टोरास टेक ग्लोबल के नाम से जाना जाता है, दूसरा है ज्ञान कुबेर और अगला है डिसेंट्रो टेक। सर तो कहाँ कहाँ छापेमारी हुई है? मुंबई, ठाणे, बेंगलुरु, गुरुग्राम सहित जो है 8 ठिकानों पर जो है तलाशी की गई है। लेकिन सर ये तो हुई कहानी, फाइनेंशियली लिटरेट भी करना हमारा मकसद है एज अ मीडिया पर्सन। निवेशकों को क्या सबक लेना चाहिए सर, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, तमाम लोगों के साथ मेरे आपके मोबाइल पर भी हर दूसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ मैसेज आते हैं जी कि साहब, और मैं अक्सर कर देख रहा हूँ, मेरे पास भी आप न केवल व्हाट्सएप पर बल्कि आपका जो नॉर्मल मैसेज है वहाँ पर भी इस तरह के मैसेज आते हैं कि फला शेयर में पैसा लगा दीजिए, इतना रिटर्न जो है वो एश्योर्ड है या इतना रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद है पक्का। इस तरह के तमाम जो है, आप चाहे टेलीग्राम देख लीजिए चाहे व्हाट्सएप देख लीजिए, सेबी ने तमाम उपाय की कि साहब इनको रोका जाए। इसके बावजूद इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो चलती रहती हैं। हर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई इस तरह का जो सिंडिकेट है जो आम लोगों का पैसा, और लोग भी, मैं आपको बताऊं, लगातार सेबी हो, सरकार हो या तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो बार बार इस बात के लिए लोगों को चेताती हैं कि भाई आप ऊंचे रिटर्न के लालच में ना पड़ें। कोई भी आपको कुछ स्टॉक की टिप दे रहा है तो उस पर सीधा सीधा तत्काल एक्ट ना करें, उसमें पैसा ना लगा दें। बिना वजह जो अनवेरिफाइड ऐप्स हैं उनको डाउनलोड ना करें। लोग
क्या है कि ये ऐप डाउनलोड कीजिए, और मैं ये देखता हूँ कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग और करोड़ों रुपए ऐसा सर इस कई तरह इन्वेस्ट रिटायरीज कर अपने देते। जो है करोड़ रुपए बिल्कुल, गंवा चुके हैं। बहुत बड़ी तादाद है इस तरह की। हर तरह का जो फ्रॉड है, डिजिटल फ्रॉड, वो इस वक्त देश में चल रहा है सरकार की तमाम कोशिशों के और बाद। देखिए ना सर, मतलब इस समय जब निफ्टी के अगर 6 महीने का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो 10% का नेगेटिव रिटर्न है। एसआईपीज का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो एकदम पोर्टफोलियो एकदम लाल है। ऐसे समय में कहा जा रहा है कि भाई आप मेरे जरिए शेयर खरीदिए, मल्टी बैगर रिटर्न मिलेगा, रातों रात आप अमीर बन जाएंगे। उसके बावजूद जनता और जो है लोग लगा देते हैं पैसा। ग्रीड, ऑल बिकॉज ऑफ ग्रीड। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इसमें वो लोग कम हैं जो बिना पढ़े लिखे हैं। जी, ऐसे लोगों की तादाद कम है क्योंकि उनको पता ही नहीं है। मान लीजिए एक बड़ी आबादी को अभी ये नहीं पता कि साहब शेयर बाजार में कैसे पैसा लगाया जी। जाता, क्या उसके निटिग्रिटीज हैं। लेकिन जिन लोगों को पता है, जो पढ़े लिखे हैं, जो जानकार हैं, जिनको पता है कि इस लेवल पे डिजिटल अरेस्ट से लेके तमाम तरह की चीज़ें, वो लोग जब फंसते हैं तब ये एक बहुत आपको कहूँ कि चौंकाता है। अगर मेरी और प्रवीण सर की बात नहीं सुननी है तो शंकर शर्मा साहब की भी बात सुन लीजिए। शंकर शर्मा साहब ने भी बोल दिया सर कि छोड़िए ये सब जो है शेयर बाजार से पैसा कमाना आम लोगों के लिए नहीं है। इसके लिए जो है बड़ा आपको जो है पढ़ा लिखा और तमाम तरह की गारंटी चाहिए, तभी आप जो है। लालच देखिए ज़्यादातर लोगों को फंसाता है। 1 रुपए के बदले आपको 10 रुपए मिलेंगे। लोग तो इस तरह के भी रैकेट चला देते हैं कि साहब आप मुझे 1000 रुपये दीजिए, 100 रुपये दीजिए, इस 100 रुपये को मैं आपके सामने 100 के 200 कर दूंगा। आप मुझे लोहा दीजिए, मैं उसको सोना कर दूंगा। और लोग इस तरह की चीज़ों में और महानगरों में भी फंस जाते हैं। तो भारत में ग्रीड जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जहाँ लोग अपना पैसा जो उस ग्रीड के चक्कर में उससे भी हाथ धो बैठते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एक तरफ कंपनियां जो है हजारों करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी कर रही हैं, दूसरी तरफ निवेशकों को 9.1% तक ब्याज वाली जो है कंपनी एफडी का ऑफर दिया जा रहा है। देखने में ये कमाई का शानदार मौका लगता है, लेकिन हर ऊंचे रिटर्न के पीछे एक कीमत भी जो है वो छुपी होती है, और वो है जोखिम यानी रिस्क। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कंपनी एफडी वास्तव में बैंक एफडी से बेहतर है, और आखिर क्यों कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बाजार में जो है अचानक इतनी बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। तो चलिए प्रवीण सर का रुख करते हैं और ब्याज और रिस्क की इस पूरी कहानी को जो है समझने की कोशिश करते हैं। सर ये कौन सी कहानी है? कहा जा रहा है कि इस समय तो 7% का ही एफडी पर ब्याज मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है सर 9.1% के आसपास का ब्याज? नहीं, बिल्कुल कंपनी एफडीज जो है, ख़ास तौर पर जो एनबीएफसीज जो जिस तरह की जो फिक्स्ड डिपॉजिट जो जारी कर रहे हैं, वहाँ पर इन्वेस्टर्स को या डिपॉजिटर्स को आकर्षित करने के लिए तगड़े जो है वो रिटर्न ऑफर कर रहे हैं। और आप समझिए कि जो बैंक आपको एफडी पर रेट दे रहे हैं उसके मुकाबले 1 से 3% तक ज़्यादा रेट आपको इन कंपनी एफडीज पर मिल रहा है जी, लगभग मतलब तकरीबन 8% से लेकर 9.1% तक का आपको। और मैं बता देता हूँ, मुथूट जो कैपिटल है जी वो सर 7.9% से लेकर 9.1% के तक का आसपास दे रहा है दे रहा है। जी। और मैं पीसीआर प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ग्राफिक्स प्लेट प्लीज़ चला दें। कई कंपनी एफडीज पर जो है 6.6% से लेकर 9.1% का ब्याज मिल रहा है। मुथूट कैपिटल का सर ने बता दिया कि 7.9% से लेकर 9.1%। श्रीराम फाइनेंस लगभग 7.6% तक ब्याज जो है ऑफर कर रही है। हुडको करीब 7.25% तक ब्याज दे रही है। सर अगला सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या 2% का जो एक्स्ट्रा जो है, यहाँ भी ग्रीड वाली बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 2% ज़्यादा मिल रहा है तो क्या सारा पैसा यहाँ झोंक दें, या यस बैंक में 81 बॉन्ड्स जैसा एक कांड हुआ था, कहा गया था कि बहुत अच्छा है खरीद लीजिए, हालांकि वहाँ मिस सेलिंग और तमाम तरह की चीज़ें हुई थी, तो क्या सबक लेना चाहिए? दोनों कहानी को अगर बैलेंस करके देखें आपके चश्मे से। नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, एक तो सारा पैसा, और ये जितने जानकार हैं वो भी कहते हैं कि साहब सारे अंडे अपने एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए। सारा इन्वेस्टमेंट एक जगह ना हो, डाइवर्सिफाइड रहे, ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। जाहिर तौर पर कंपनी एफडी में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो जितना आपको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है उसके साथ उसका एसोसिएटेड रिस्क कितना है ये आपको देखना होगा। AAA रेटिंग वाले हैं कि नहीं, ज़्यादा रेटिंग है कि नहीं, क्रेडिट रिस्क कैसा है इनका, जो भी जिस भी कंपनी की आप एफडी में पैसा लगा रहे हैं, तो आपको अपना क्रॉस चेक, आपको अपना ड्यू डिलीजेंस खुद करना है उसके बाद ही। और एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा लगाना कि अपना साहब जीवन भर की कमाई उठाई और उसमें लगा दी और उसके बाद किसी तरह का डिफ़ॉल्ट हुआ तो बाद में पैसे के जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ब्याज तो दूर है, प्रिंसिपल अमाउंट मिलने के भी लाले पड़ जाएं, तो वैसा कदम ना उठाया जाए। ये महत्वपूर्ण चीज़ है।
चलिए सर। सर जून में ना बॉन्ड बाजार में भी बड़ी हलचल हुई है सर। जाते जाते इस पर भी आपसे एक दो की टेक अवेज पॉइंट्स मैं आपसे समझना चाहूँगा। कहा जा रहा है कि जून में कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करने का जो आंकड़ा है वो 1 लाख करोड़ यानी 1 ट्रिलियन के पार जा सकता है। सिर्फ मंगलवार को ही सर लगभग 12,550 करोड़ के नए बॉन्ड जारी हुए। पिछले सप्ताह करीब 27,000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। उच्च रेटिंग वाले जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की यील्ड जून में भी जो है लगभग 50 से 70 बेसिस पॉइंट की जो है गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या है सर? कंपनियों के लिए क्या उधार लेना जो है वो पहले से ज़्यादा सस्ता हो गया या पूरी ये बात क्या है? नहीं, देखिए, चाहे कॉरपोरेट बॉन्ड हो, चाहे आपका कॉरपोरेट या कंपनी एफडी हो, भारत में इस वक्त जो है जो फिक्स्ड इनकम वाले प्रोडक्ट हैं उनको लेके खासा अट्रैक्शन या खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। क्यों उत्साह दिया जा रहा है सर, ये भी बताइए। क्योंकि रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं। मार्केट के रिटर्न जो है वो आप देखिए कि उतने नहीं चल रहे। आपने निफ्टी का भी रिटर्न बताया था कि नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो बाजार में इन्वेस्टर्स को दरअसल ऐसे रिटर्न नहीं मिले जैसे रिटर्न मिलने की उम्मीद थी। अब चाहे आप बैंक के एफडी देख लीजिए, चाहे फिर कंपनी के एफडी, सब में अभी आपको जो ब्याज मिल रहा है, चाहे 1 से 3 साल के हों, चाहे 5 साल के हों या 10 साल के हों, जो कॉरपोरेट बॉन्ड आ रहे हैं वो 5 साल से 10 साल के ड्यूरेशन वाले, और उनको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि ये एक ठीक मौका है जहाँ पर आप एक लंबे वक्त के लिए, और आप समझिए कि अभी जैसे सिडबी ने जो बॉन्ड उतारा, 5 साल का बॉन्ड है, 7.5% के आसपास, 7.4% का इंटरेस्ट है। आरईसी ने 7.46% पे 10 साल का बॉन्ड उतारा। तो अच्छा खासा ब्याज असल में आप यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं जो कॉरपोरेट्स हैं, जो कंपनियां हैं, और इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि ये एक सही मौका है जब आपको ठीक ठाक कमाई यहाँ पर बॉन्ड से या एफडी से होती हुई दिखाई दे रही है। सर आपने बहुत अच्छा नाम लिया। कौन कौन की जो संस्थाएं हैं उन्होंने पैसा जुटाया है ये भी समझ लेते हैं। सिडबी 6,000 करोड़, आरईसी 4,000 करोड़ सर, हुडको 2,140 करोड़ और एनआईआईएफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ने 410 करोड़ जो है रुपए जो है जुटा लिए हैं। तो ये है पूरी कहानी। बिल्कुल, इसी महीने ये बताया जा रहा है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड से ये कंपनियां जुटा सकते हैं। विचार चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्या भारत के शेयर बाजार में एक और ऐतिहासिक जो है वो मौका आने वाला है? देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो जल्द ही अपना आईपीओ ला सकती है और माना जा रहा है कि भारत के इतिहास के सबसे बड़े आईपीओज में शामिल हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज की 19 जून को होने वाली ईजीएम से पहले जियो आईपीओ के लिए सेबी के पास अपनी दस्तावेज यानी जो है डीआरएचपी जो है वो फाइल कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो करोड़ों निवेशकों को पहली बार जियो के कारोबार में सीधे हिस्सेदारी खरीदने का मौका मिलेगा। आखिर जियो आईपीओ कितना बड़ा हो सकता है, कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है और निवेशकों के लिए इसमें क्या खास है, आइए ये भी कहानी जो है प्रवीण सर से समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है सर 30 से 40 हज़ार करोड़ के आसपास का आईपीओ होगा जो बाजार को जो है एकदम से मतलब अपसाइड डाउन कर देगा। लेकिन इसके पीछे की कहानी जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था सर, आप कह रहे थे कि देखो विशाल, कुछ समय तक जब ये चीज़ें खराब थी तब सब लोग जो है अपने आईपीओ को जो लाने की बात हो रही थी उसको जो है डीरेल कर लिए थे, पर कह दिए थे कि नहीं भाई अभी मूड माहौल ठीक नहीं है, बाजार का सेंटीमेंट ठीक नहीं है, अभी कुछ समय तक का पॉज बटन दबा रहे थे। लेकिन जैसे ही स्पेसिक्स का जो आईपीओ आया सर, पंपर 131 या 135 रुपए के आसपास का उसका प्राइस बैंड था, यहाँ $135 के आसपास का, वो 171 के आसपास लिस्ट हुआ। क्या उन्होंने जो है पूरा मूड माहौल बदल दिया, लगा लोगों को कि वहाँ पैसा बन सकता है तो चलिए फिर हम भी आ जाते हैं? हाँ, बिल्कुल, एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है स्पेसएक्स का आईपीओ, और उसने पूरे भारत में भी जो आईपीओ की पाइपलाइन है उसमें एक नई जो है वो एनर्जी डाल दी है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसी शुक्रवार को 19 तारीख को रिलायंस की एजीएम होनी है विशाल, और उस एजीएम में, और हर साल जो है रिलायंस की एजीएम में पिछले कई वर्षों से कम इन्वेस्टर्स को इस बात का या शेयर होल्डर्स को इस बात का इंतज़ार रहता है कि मुकेश अंबानी यहाँ क्या बड़े ऐलान करते हैं, और एजीएम में रिलायंस से कई बड़े ऐलान देखने को मिलते हैं। पिछले 2-3 साल से इस बात का इंतज़ार हो रहा है कि कब एक बड़ी मतलब सही टाइमलाइन मुकेश अंबानी बताएंगे कि साहब जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ कब आएगा। पिछले साल उन्होंने कहा था कि इस साल के मिड तक ये आईपीओ आ सकता है, लेकिन मिड जो है वो एक तरह से निकल गया, पास ऑन हो गया। अब इस जो आपका एजीएम है उससे ठीक पहले माना ये जा रहा है, एक फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि साहब इससे ठीक पहले जो रिलायंस है वो इसके ड्राफ्ट जो है
वो पेपर्स जो सेबी DRH के पास जमा कर सकती है। न केवल रिलायंस के जो जियो प्लेटफॉर्म के आईपीओ के पेपर जमा होंगे, बल्कि माना ये जा रहा है कि NSE 2 बिलियन डॉलर का एनएसई के आईपीओ के लिए भी कागज जो है वो दस्तावेज जो है वो जमा हो सकते हैं। तो बड़ी जो है वो अपडेट्स यहाँ पर होती हुई दिखाई विशाल दे रही हैं आईपीओ मार्केट। तो सर फिर से आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए देश की जनता तैयार हो जाए। जब एक दौर हम लोगों ने देखा था कि तरह तरह आईपीओ आते थे और लोग जो है सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए 10%, 20%, 30% के रिटर्न के लिए पैसा लगाते थे और उसके बाद जो है अपना पैसा निकाल लेते थे, तो वो दौर फिर से आ सकता है। बिल्कुल, देखिए, और जियो प्लेटफॉर्म के आईपीओ पर केवल जो इन्वेस्टर्स की या शेयर होल्डर्स की नज़र इस बात पर नहीं होगी कि यहाँ ये Listing आईपीओ रिटर्न कितना देगा। नज़र इस बात पर भी होगी कि जियो प्लेटफॉर्म के आखिर वैल्यूएशन क्या निकल कर आती है, मार्केट कैप क्या बनता है पोस्ट लिस्टिंग, और रिलायंस की दरअसल असल वैल्यू तब पता चलेगी कि आखिर रिलायंस की वैल्यूएशन कितनी है। क्या यहाँ से रिलायंस का और बड़ा एक उछाल रिलायंस की वैल्यूएशन में आता है, जिसका अभी अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो तकरीबन 18 लाख करोड़ रुपए है जी। और माना ये जा रहा है कि 11 से 15 लाख करोड़ रुपए तक की जो वैल्यूएशन है वो जियो प्लेटफॉर्म अकेला कमांड कर सकता है। और अगर इसमें कंपोनेंट वाइज देखें, जो अलग अलग बिजनेसेस को देखें, तो ये बताया जा रहा है कि 8 से 10 जो अरब डॉलर की लाख करोड़ की, माफ़ कीजिएगा, वो वैल्यूएशन रिलायंस रिटेल की हो सकती है। और जो O2C बिजनेस है आपका, पेट्रोकेम, ऑयल टू केमिकल का बिजनेस, वो आपका 8-9 जो लाख करोड़ का उसकी वैल्यूएशन हो सकती है। तो सबसे जो चौंकाने वाली बात है विशाल, वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ 10 साल पहले जिस कंपनी की नींव रखी रिलायंस ने, उसकी वैल्यूएशन दरअसल जो 1980 से पुश्तैनी कारोबार है, जो ऑयल और केमिकल आपका कोर बिजनेस था, उसके मुकाबले डबल तक हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हो सकता है अगले कुछ वक्त में अनफोल्ड होता हुआ दिखाई दे। चलिए, तो एजीएम की बैठक में और क्या क्या उम्मीदें हैं उसकी भी लिस्ट मेरे पास है, समझ लेते हैं प्रवीण सर से। एक तो कहा जा रहा है कि जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ से जुड़े ऐलान हो सकते हैं, आईपीओ के टाइमलाइन का ऐलान किया जा सकता है, 2030 तक कारोबार दोगुना जो है वो करने का रोड मैप जारी किया जा सकता है, रिटेल बिजनेस के स्टोर एडिशन और ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी पर अपडेट आ सकता है प्रवीण सर, सोलर मॉड्यूल्स, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग निवेश पर भी अपडेट आ सकता है, रिटेल सेगमेंट को मजबूत करने के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप का ऐलान जो है वो भी संभव है, O2C, रिफाइनिंग मार्जिन, एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रैटेजी पर जो है अब वो देखना होगा कि क्या कमेंट्री की जा रही है, गीगा फैक्ट्री, बैटरी की स्टोरेज और हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के अपडेट पर भी नज़र रखेंगी और जियो ब्रेन एआई स्ट्रैटेजी पर भी कोई अपडेट आ सकता है। तो ये कुछ जो 2-4-10 मेरी नज़र इस पूरे एजीएम में सबसे ज़्यादा इस बात पर होगी कि क्या रिलायंस यहाँ से एक बड़ा फैसला लेगी और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का या केपेक्स लगाने का ऐलान करेगी, एक पूरी तरह से भारतीय एआई मॉडल को डेवलप करने के लिए विचार, सॉवरेन एआई वाली बात आप जो कह रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए 2020 में मेटा हो, गूगल हो, KKR हो, दुनिया की बड़ी कंपनियों ने आपके जियो प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट किया था, तब इसकी वैल्यूएशन अगर जो थी वो 65 से 70 बिलियन डॉलर का जो है वो वैल्यूएशन मानी गई थी। आज बताया जा रहा है कि ये 240 बिलियन डॉलर तक की वैल्यूएशन पर इसका आईपीओ आ सकता है। तो जब एक कंपनी की वैल्यूएशन इतनी बड़ी कंपनी अगर ये बन रही है, और आप अगर फ्यूचर की तरफ देखते हैं, पूरा का पूरा डिजिटल जो बिजनेस है वो जियो प्लेटफॉर्म के साथ है, तो यहाँ पर एक बड़े इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि वैल्यू अनलॉक होगी तो बड़ा पैसा जनरेट होगा, ये इस बात पर नज़र रहना स्वाभाविक है कि क्या एआई के लिए एक बड़े इन्वेस्टमेंट का ऐलान मुकेश अंबानी कर सकते हैं आगे। चलिए प्रवीण साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेक्टर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नहीं।